कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी नहीं है आपको पूरा सिलेबस पता हो, बस जितना आप लोग पढ़े हो वो आपको ठीक पता हो। सिंपल लॉजिक है। अब देखो सैयद जो लोग हैं वो लगभग 1414 से लेकर 1451 इस टाइम पीरियड तक ये लोग रूल करेंगे। और सैयद का जो फेमस रूलर जो एक तरीके से इसको बनाएगा वो भाई साहब आपको दिख ही जाएंगे। उन भाई साहब का नाम है खिज्र खान, या जिसे खिज्र खां भी कहते हैं। खिज्र खां एक तरीके से सैयद वंश को बनाएगा। तो सैयद का जो फाउंडर है, ये वाला ग्रीन पे विजिबल है या नहीं? ठीक है। सैयद का जो फाउंडर है वो है आप लोगों का खिज्र खान, या खां भी कह सकते हो। मुस्लिमों में एक तरीके से वर्ड यूज किया जाता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बिस्मिल्लाह खां, सेम ऐसे ही ये भी एक तरीके से खान या खां भी एक तरीके से कह सकते हो। ये एक तरीके से सैयद वंश को बनाएंगे। सैयद लोगों का रोल इतना बड़ा नहीं रहेगा, ये सेम सिस्टम जो तुगलक के समय चल रहा था उसी सिस्टम को एक तरीके से चलाएंगे। ये लोग कुछ भी नई चीज नहीं करेंगे। उसका कारण ये था, एक तो इन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं था, और दूसरा कोई अच्छा लीडर भी नहीं था। और धीरे धीरे तुगलक से, जब फिरोज शाह तुगलक था ना, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी चीजें फ्री में बांटी थी, और इसके फ्री में बांटने के चक्कर में दिल्ली सल्तनत कंगाल हो गई। फ्री में पेंशन, फ्री में बेरोजगारी भत्ता, करप्शन भी एक तरीके सारी चीजें होने लगी थी, रेवेन्यू भी नहीं लेना। और आप लोगों को याद होगा खम्स, उस खम्स का ज्यादातर हिस्सा इसने किसको बांट दिया? सैनिकों को। अगर ये सारी चीजें ये लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं एट द एंड जो राजस्व है सल्तनत का वो कम हो जाएगा। वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे दिखाई भी देंगी, और इस सब का परिणाम ये होगा कि आगे जाके जो ये सैयद आएंगे और साथ में लोधी आएंगे। इन लोधी और सैयद वालों के पास पैसे नहीं है इतने, ये बेचारे ऐसे ही अपना काम चला रहे हैं। तो सैयद और लोधी बस बेचारे अपना काम चलाएंगे और कुछ इनके पास नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमिक रिसोर्स इनके पास नहीं है। और अभी भी फिरोज शाह तुगलक ने रिलीजन को काफी ज्यादा एक्टिव कर दिया था, धर्म को। और धर्म के लोग खासकर उलेमा वो एक तरीके से इंटरफेयर करने लगे थे, और उलेमा की ताकत काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी जब फिरोज एक तरीके से गद्दी पे था। अब ये जो उलेमा लोग कंट्रोल कर रहे थे उसके बाद भी जारी रहेगा। और साथ में हमारे देश में इसी टाइम फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म समझते हैं आप लोग, या जिसे हम कहते हैं सामंतवाद। दिल्ली सल्तनत से बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें आजाद भी हो गई थी। एक तरफ बंगाल, दूसरी तरफ हैदराबाद, तीसरी तरफ आपको विजयनगर एम्पायर, हरियर और बुक्का उसको एस्टेब्लिश करेंगे। हाँ, सब अलग अलग हो गए। तो इसका मतलब जो क्षेत्र था पॉलिटिकली वो भी कम हो गया था। तो सैयद और लोधी के टाइम पॉलिटिकल पावर भी कम हो गई थी, साथ में इकोनॉमिक पावर भी कम हो गई थी, और राजा की पावर कम हो गई थी, क्योंकि धर्म की ज्यादा चलने लगी थी। उसके आधार पर ही डिसीजन होते थे। इसका मतलब कोई नई चीज तो इनके यहाँ नहीं दिखाई देगी हम लोगों को, है ना। कोई नई चीज आप लोगों को नहीं दिखाई देगी, लेकिन हाँ ये लोग फिर भी कोशिश करेंगे कि हम लोग कैसे अपनी सारी चीजें कर सकें। और हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन में एक सिस्टम जाना था, इक्ता, आप लोगों को याद हो तो अगर, ठीक है, इक्तादार, वही सिस्टम चलता रहेगा। और ये इक्तादार पावरफुल हो गए थे, और ये इक्तादार ही आगे जाके सामंत बनते हैं। मतलब पहले इनके यहाँ ऑफिसर थे, उसके बाद इन लोगों के पास पैसा हो गया, जमीन हो गई, तो बोले भैया किस बात के ऑफिसर, हम भी राजा बनेंगे। हर कोई राजा बनना चाहता है ना। आप लोगों के पास भी पैसा हो जाएगा तो आप भी अपने घर वालों को बोलोगे आपकी क्यों माने, हम खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट है, अपना डिसीजन खुद लेंगे। लव मैरिज करें अरेंज, तुम्हें क्या मतलब, शादी में आ जाना, खाना खाना हो तो नहीं तो रहने देना, ठीक है। तो ये सारे डिसीजन एक तरीके से होने लग जाते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे आप लोगों को दिखता है, ठीक है। तो ये सब चलेगा सैयद के टाइम में। और इन्होंने एक तरीके से जो तुगलक ने जो भी चीजें छोड़ी थी उसी पे ये लोग स्टैब्लिश करेंगे। बाकी कोई एक तरीके से एरिया कंट्रोल नहीं करेंगे, मतलब इनके टाइम एक्सपेंशन नहीं होगा। जो भी एरिया बचा था उसी पे बेचारे बस आराम से एक तरीके से चलेंगे। और इनके सामने चैलेंज वही था
एक तो भारी जो लोग थे उनका अटैक काफ़ी ज़्यादा होता था इंडिया में, तो वो भारी लोग अभी भी अटैक कर रहे थे। उन लोगों को भी इकोनॉमिक रिसोर्स चाहिए थे इंडिया से, तो उन लोगों का एक ही पर्पस था कि हम लोग कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट इंडिया से ले सकें। जरूरी नहीं है कोई 100 साल तक जिए तो कुछ करके जाएगा। समझ आया मुस्कान जी? कई बार 2 साल जी के भी बहुत कुछ हो जाता है, और कई बार 100 साल जी के भी कुछ नहीं करता आदमी, बस दाल भात खाता है। उसी कोई रिसोर्स किया, लिमिटेड। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर इकोनॉमिक पावर नहीं होगी सेना कहाँ से देखेंगे? सेना को एक सैलरी देनी पड़ती है ना। आप लोग सोचो कि हम लोग पैसा नहीं देंगे लेकिन बॉडीगार्ड रखेंगे, बॉडीगार्ड आपको ही पीट देगा, फिर किस बात का बॉडीगार्ड? क्यों तुम्हारी कमान मानूं? सेम ऐसे ही आप लोग यहाँ पे भी सोचो ना, इकोनॉमिक कंडीशन अगर खराब है तो आर्मी कैसी होगी इन लोगों की? काफ़ी ज़्यादा बेकार होगी ना। इसलिए सैयद के बारे में बस इतना ही बोला जाता है कि हाँ रूल तो किए, लेकिन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं थे लोग। बस इतना याद रखना कि पावरफुल इतने ज़्यादा नहीं थे, लीजन की चलती थी एडमिनिस्ट्रेशन के। अब जो पावरफुल किंगडम आएगी वो है लोधी। लोधी लोग एक तरीके से 1451 से लेकर 1526 और सबसे लास्ट रूलर हैं। और ये लोधी लोग आए हैं इंडिया में अफगान। ये इंडिया के अंदर पहला अफगान शासन है। लोधी लोग अफगानी लोग हैं। और बोला जाता है शुरुआत में जो ये बहलोल लोधी है इसने एक तरीके से इसको बनाया। तो हाँ, जो फाउंडर है लोधी का वो है बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी भाई साहब ने अफगानी लोगों को बोला भैया आ जाओ आप लोग, इंडिया में बहुत पैसा है, अगर इंडिया आप लोग आओगे आप लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी और मैं राजा बन जाऊंगा। तो बहुत सारे अफगानी लोग इंडिया में आ गए। तो बोला जाता है अफगानी लोग टिड्डे की झुंड की तरह इंडिया में आ गए। टिड्डे समझते हो ना? ठीक है, ऐसे बहुत सारे अफगानी लोग आ गए। लेकिन एक चीज अच्छी थी बहलोल लोधी की, इसने कभी भी अपने आप को अबव नहीं माना पब्लिक से। इसने हमेशा बोला मैं जो रूल कर रहा हूँ पब्लिक की वजह से कर रहा हूँ। तो इसने इंडियन लोगों के साथ या पब्लिक के साथ मिल के काम किया, जनता के साथ मिल के काम किया। और बोला जाता है इसने भाईचारा और आपसी ब्रदरहुड उसको बनाए रखा। और इसने कभी भी हिंदू लोगों को नहीं बोला कि भैया आप लोग अपने टेंपल में मत जाओ। बोला जिसको जो फेथ मानना है मानो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस एक रूलर हूं और मैं एक रूलर शासन करना चाहता हूं, आप मेरा सपोर्ट करो। अगर आप लोग मुझे प्रॉब्लम नहीं दोगे तो मैं आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं दूंगा। सिंपल था बहलोल लोधी का। तो बहलोल लोधी ने शुरुआती स्टेज में भारतीय लोगों के साथ अपना कनेक्शन बनाया। और लोधी लोग फेमस है काफी ज्यादा अपने गार्डन आर्किटेक्चर के लिए। इनके यहाँ क्या होता है, 4 मीनार या आप लोग गार्डन शैली देखिए ना, मान लो जैसे बीच में ये है, ये मान लेते एक घर सा बना हुआ है, इधर गार्डन, इधर गार्डन, इधर गार्डन, इधर गार्डन। ये गार्डन गार्डन इनके यहाँ काफी ज्यादा होता था। और आगे जाले बोलता जाता है कि जो मुगलों के टाइम, इस शैली को हम लोग क्या बोलते हैं, 4 बाग शैली। अरे 4 बाग है ना, गार्डन को ही तो बाग कहते हैं। 4 बाग, पार्क, इस स्टाइल को 4 बाग शैली कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा आप लोग देखोगे दिल्ली में, वो भी इसी से बना हुआ है। साथ में आप लोग ताजमहल देखोगे वो भी सेम इसी की तरीके से बना हुआ है। तो बोला जाता है लोधी लोगों ने इस चीज को काफी ज्यादा फेमस कर दिया। इन्होंने बोला भैया देखो मकान बनाओ लेकिन साइड में हरियाली होनी चाहिए, हरियाली अच्छी लगती है, काफी ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, घास वास होगी तो बहुत बढ़िया लगेगा घर। और इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता था, मतलब थोड़ा सा घर ऊंचा दिखना चाहिए। आज के टाइम भी हम लोग करते हैं ना, वो सारी चीजें आप लोगों को लोधी वाले टाइम में दिखती हैं। इसके लिए काफी ज्यादा फेमस थे 4 बाग शैली। तो लोधियों के आने से इंडिया के अंदर 4 बाग शैली भी आई, ये भी आप लोग याद रखना। लोधी के बाद सिकंदर लोधी, इसने थोड़ा सा एक्सपेंशन किया। सिकंदर लोधी ने थोड़ा सा एक्सपेंड किया अपने किंगडम को, खासकर जो अफगान वाली साइड थी ना, वेस्ट वाली साइड, उस पश्चिमी साइड में इसने कंट्रोल करने की कोशिश की। और सबसे लास्ट रूलर क्या होगा, इब्राहिम लोधी। और सिकंदर लोधी को ही माना जाता है इसने आगरा बनाया। आगरा सुना आप लोगों ने?
तो आगरा को इस्टेब्लिश करने का पूरा जो अधिकार है वो किसको दिया जाता है? सिकंदर लोदी। तो सिकंदर या आगरा का एक पार्ट ना सिकंदराबाद कहलाता अभी भी। अगर आप लोग आगरा में कभी भी गए होंगे ना, सिकंदराबाद किस लिए का है? सिकंदर लोदी ने बनाया है। तो शुरुआत में इसने सिकंदराबाद वाला जो पार्ट था आगरा का वो बनवाया था। फिर उसका एक्सपेंशन अकबर भी करता है, फतेहपुर सीकरी भी आएगी, वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आगरा को एज अ शहर जो बनाने का रोल है वो है सिकंदर लोदी का। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा अलग अलग। बहलोल लोदी 1451 से लेकर 1489, पहला रूलर किसका? लोदियों का। और इस भाई साहब ने पहली बात तो अपनी मिलिट्री एक तरीके से अच्छी बनाई। मैंने जो आप लोगों को बताया, अफगानी लोगों को बुलाया, और अफगानी लोग आप लोगों ने देखे होंगे कितना कदकाठी ऊंचा होता है उन लोगों का, आसानी अफगानी लोगों को हराने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे इनकी जो पावर होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, लड़ने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं अफगानी लोग। तो जैसे ही इसने अफगानी लोगों को बुलाया तो इसने अफगानी लोगों के साथ सिंपल एग्रीमेंट किया, देखो भैया मैं आप लोगों को पैसा दूंगा, आप लोग गरीब नहीं रहोगे, और आप लोग मेरे साम्राज्य को जितना ज़्यादा बढ़वाओगे उतना मेरे को फ़ायदा होगा। तो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए बहुत सारे अफगानी लोग इसको ज्वाइन कर लिए लग गए। इसकी वजह से बहलोल लोदी की जो आर्मी थी वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई। सैयदों के पास इतनी अच्छी आर्मी नहीं थी, लोदियों के पास है। उसका रीज़न है इसने बहुत सारे अफगानी, लेकिन ऐसा नहीं था इसकी आर्मी में इंडियन लोग भी नहीं थे, इंडियन भी थे, लेकिन ज़्यादातर लोग अफगानी थे। मतलब इन्होंने इंडियन लोगों को भी एक तरीके से बोला भैया आप भी आ सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी बहुत अच्छे लोग हो। तो ये सारी चीज़ें इसने एक तरीके से चलाई। दूसरा, रिलीजियस टॉलरेंस। इसने हमेशा धार्मिक स्तर पर कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैं किसी को कट्टरता से देखूं, तो धार्मिक उदारवाद, रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब यही होता है। जैसे मान लो आपका कोई भी धर्म है, मान लेते हैं आप लोग हिंदू फैमिली से हो, लेकिन आप हिंदू फैमिली से लेकिन मुस्लिम धर्म को आप गलत मानते हो, तो ये आपका एक तरीके से लिबरल नहीं हो, आप एक्सट्रीमिस्ट हो। ठीक है, आपका धर्म ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका धर्म आप सही साबित करने के लिए दूसरे धर्म को बेकार बोलो, ये सही बात नहीं है। आप लोग अपने धर्म को फॉलो करो, दूसरे अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई किंग ऐसा करता है कि भैया दूसरे को जैसे वो फॉलो कर रहा है वैसे उसको अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो उसी को हम कहते हैं रिलीजियस टॉलरेंस। अगर कोई किंग रिवर्स करता है, नहीं 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 ये ऐसे ऐसे पूजा कर लेंगे, तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो अपने धर्म को अच्छा बताने के लिए दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं, है ना? देखा होगा ना, अरे देखो ये तो टोपी पहन के हुआ, अरे तिलक लगा के घूमते, इनके तो इतने भगवान है पता ही नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ें सही चीज़ें नहीं होती। अगर किसी भी सोसाइटी में ऐसा होता है और आगे जाके यही जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है वो दंगों में चेंज हो जाती है। सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं ना वो इसीलिए होते हैं। लेकिन इंडिया की एक खास बात है, दिल्ली सल्तनत के टाइम, मुगल टाइम कभी भी इंडिया में दंगे नहीं हुए। उसका रीज़न ये था ज़्यादातर राजा ने हमेशा रेस्पेक्ट किया, कुछ लोगों को छोड़ के। फिरोज ही मिलेगा, फिरोज शाह तुगलक जो जजिया लगाएगा, बाकी लोग नहीं लगाएंगे। और फिर आगे जाके आप लोगों को देखेगा औरंगजेब लगाएगा। एक आध दो लीडरों को छोड़ के बाकी सारे लोग धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं अच्छी बात थी उस टाइम में, इसलिए कभी दंगे भी नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज लोग आएंगे तो वो डिवाइड एंड रूल खेलेंगे, उसकी वजह से साइड में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में इसने क्या किया, जो सैलरी देने का तरीका था, आप लोगों को पता होगा जो इक्ता आता था, इस भाई साहब ने बोला देखो भैया जो सारा इक्ता है ना वो सारा मुझे दे दो। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि इक्तादार क्या करता था, जो इक्ता आएगा उसमें से अपना खर्च निकाल लेगा। ये बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा करो सारा पैसा पहले मुझे दे दो। मान लेते हैं आपके यहां से 1 लाख इक्ता है, अब मुझे हिसाब किताब दो कि आपका खर्च कितना है। अब कई बार आदमी गड़बड़ी भी कर सकता है ना, अगर आप उसको ही एक तरीके से ये चॉइस दे दो, बताओ कितना लेना, अपना निकाल लिया और बोला सर ये इतना बचा है। उसके बाद ये बोलते थे कि अब आप अपना बचाओ, आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, उसके बाद मैं आप लोगों को पैसा दूंगा। अगर सेंटर लेवल पे पैसा जाएगा उसके बाद आप लोग अर्जी डालोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मान लो जैसे अभी हम लोगों को सैलरी मिलती है गवर्नमेंट से, अगर सरकार बोले नहीं नहीं डिस्ट्रिक्ट वाले ऑफिसर को सैलरी नहीं जरूरत नहीं, जितना पैसा आएगा ना उसमें से काट लेना, ऐसा नहीं करती सरकार। सरकार बोलती भैया जो भी पैसा है सब सामान वहाँ पे जमा करो, उसके बाद तुम्हें सैलरी मिलेगी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी इसमें।
सेम ऐसे ही इसने किया। उसका रीजन ये था क्योंकि इन लोगों के पास कहीं ना कहीं पैसे कम थे। अगर करप्शन रोकना है तो इसका बढ़िया तरीका यही है कि सबके पैसे अपने पास ले लो। तो वो सारी चीजें इसने की। और लेगेसी वही है कि भैया इन लोगों ने पहला अफगानी वंश जो इंडिया में एक तरीके से रूल लिया, और साथ में इनकी चारबाग शैली जो इन लोगों ने फ्यूचर के लिए हमारे देश के अंदर छोड़ दी। समझ आया? तो ये भाई साहब हैं बहलोल लोधी। अगले हैं सिकंदर लोधी, 1489 से लेकर 1570। सिकंदर लोधी के बारे में एक चीज आप लोगों ने पहले ही जान रही है, आगरा को बसाने वाला पर्सन। और आगरा आप लोगों को पता है बहुत चीज़ों के लिए फेमस भी है ना। आगरे का पेठा है, ताजमहल है, साथ में पागल खाना भी है जिनके दिमाग के तार हिल जाते हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों को आगरा में मिलते हैं। तो सिकंदर लोधी ने आगरा को एक तरीके से डेवलप करवाया। ये है सिकंदर लोधी, दिख रहा है आप लोगों को? देख रहे हो उस टाइम के लोग भी कितना अच्छा दाढ़ी रखते थे एकदम। क्या? हाँ, बार बार लोग सोचो, अभी तो हम लोगों के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, इन लोगों के पास पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते थे ना? तो वो सारी चीज़ें एक तरीके से क्या दिखती थी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इसने भी जो इनके भाई ने किया वो सारी चीज़ें जारी रखी। तो अगले जो रूलर आते हैं वो एक तरीके से कोशिश करते हैं कि जो पुराने रूलर ने जो भी टाइट रूल किए थे, तो इसने भी बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कंट्रोल कर लिया और बोला सारी चीज़ें सेंट्रल लेवल पे होंगी, आप लोग डिसीजन नहीं लोगे। और ये जरूरी भी था क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के बाद से डिसेंट्रलाइज ज़्यादा हो गया था, और डिसेंट्रलाइज होने की वजह से कहीं ना कहीं जो पावर थी वो शिफ्ट होने लगी थी। इसलिए ये लोग चाहते थे कि भैया पावर शिफ्ट ना हो, बल्कि हम लोग एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करें, कोई भी हमसे ज़्यादा ऊपर ना हो जाए। अगर फिर दोबारा से हमने एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दे दी तो इनके पास लैंड चली जाएगी, और लैंड चली गई तो ये भी एक तरीके से अपने आप को सामंतवादी प्रथा या फ्यूडलिज्म में बोलेंगे मैं भी राजा हूँ। ये सारी चीज़ें हम लोग करना नहीं चाहते। और साथ में टैक्स की वसूली में बोला जाता है बहुत टाइट रूल फॉलो किए थे इसने। टैक्स रेट इसने कम रखा, लेकिन टैक्स रेट कम रखने के साथ साथ टैक्स की वसूली में कोई वो नहीं छोड़ी। मतलब अगर आप लोग प्यार से दोगे ठीक, नहीं तो पिटाई लगा के दोगे, ऐसा नहीं होगा। टैक्स रेट में कम कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, लेकिन जितना बोला उतना टाइम पे चाहिए। तो वसूली में एकदम टाइटनेस, हार्ड पावर का यूज। अगर कोई नहीं देगा तो उसके बाद मिलिट्री इसने थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाई, और थोड़ा सा आसपास का जो एरिया था दिल्ली एनसीआर वाला, अफगानिस्तान वाला, उसको अपने अंडर कर लिया। तो इसने कहीं ना कहीं जो डायनेस्टी की टेरिटरी था उसको बढ़ाया। कल्चर इन लोगों का आपको दिख ही रहा होगा। एक तो ये लोग घोड़े काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे, और साथ में अफगानी रूलर थे तो अफगानियों की पगड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप लोगों ने देखा होगा ना, वो पगड़ी पहनते हैं, वो पगड़ियाँ भी इंडिया के अंदर एक तरीके से आने लगी। और साथ में चारबाग शैली, वो भी इन लोगों का। रिलीजियस पॉलिसी इसकी भी सेम वैसी थी जैसी बहलोल लोधी की थी। सेम प्यार से बात करना, सबसे साथ में रहना, पब्लिक के साथ मिलके इसने कहीं ना कहीं योगदान दिया। ऐसा नहीं पब्लिक से अलग गया हो, वो सारी चीज़ें इसने सेम ही की। ठीक है, तो वो सब आप लोगों को सेम लेवल पर दिखेगा, और नॉन मुस्लिमों को भी एक तरीके से पावर दी। सबसे लास्ट इब्राहिम लोधी। देखो इब्राहिम लोधी जब गद्दी पे बैठा तो उसके बाद इसने थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स टाइप से अपना कंट्रोल करना स्टार्ट किया। इब्राहिम लोधी के बारे में बोला जाता है कि इसने सारी पावर अपने में ही सेंट्रलाइज कर ली, और ये सोचता था मैं ही भगवान हूं। तो केंद्रीकरण जब ज्यादा हो गया, उस वजह से पंजाब में इसका एक भाई रहता था, वो नाराज हो गया, और साथ में बंगाल में जो भी ऑफिसर लोग थे वो भी इससे नाराज थे, और साथ में उलेमा लोग भी इससे नाराज थे। इब्राहिम लोधी से इस नाराज की वजह से जो पंजाब का गवर्नर था, उस पंजाब के गवर्नर ने बुलाया बाबर को। बाबर भाई साहब आओ, आपकी जरूरत है हमें। तो बाबर को बुलाया किसने? पंजाब के गवर्नर ने, जो इसी के रिश्ते में लगता था कुछ। और उसने बाबर से एक डील की थी, देखो बाबर भाई साहब आप आओगे और आपको एक काम करना है, इब्राहिम लोधी को पीटना है।
इब्राहिम लोदी को पीट के आप वापस चले जाना। लेकिन बाबर इतना पागल तो था नहीं, है ना। हाँ, पंजाब के गवर्नर ने बाबर को बुलाया था। बाबर वैसे रहता था जो लाहौर वाला साइड है, ईरान इराक, वहाँ तैमूर का रूलर था वो, ठीक है, उसको बोला जाता है, इसीलिए उनको मुगल बोला जाता है। एक्चुअल में हुआ क्या था, बाबर के साथ प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे उसके पिताजी की डेथ हुई थी ना, किसी और ने कंट्रोल कर लिया इसका किंगडम। अब बाबर कैसे भी करके अपनी किंगडम कंट्रोल करना चाहता, तो ये बेचारा भटक रहा था। तो इसने देखा कि जो पंजाब का गवर्नर है वो इसके साथ एक एग्रीमेंट करना चाहता है। एग्रीमेंट ये है कि आपको इब्राहिम लोदी को हराना है, और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद मैं आप लोगों को कुछ पैसा दूंगा, कुछ रेवेन्यू दूंगा, उसके बाद आप चले जाना। इन बाबर आया तो सही, गया नहीं। बाबर बोला क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत अच्छा शासन है, कोई है भी नहीं यहाँ पे पावरफुल। तो बाबर ने इसी चीज का फायदा उठा के तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ये कब हुआ, 1526। और ये पानीपत हरियाणा में एक क्षेत्र है, तो आप लोगों ने देखा होगा, सब लोग हों कहीं के भी लड़ते हरियाणा में ही जाके, है ना। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र हरियाणा में, हरियाणा वाले इसलिए बेचारे बदनाम हो गए, है ना। अब सोचो ये जो कुरुक्षेत्र वाले थे सब लोग मेरठ वेरठ साइड के थे, पांडव और कौरव, तो इनकी हस्तिनापुर इधर थी और लड़े कहाँ जाके, हरियाणा में। सेम ऐसा ही बाबर उधर से आया था ईरान इराक से, लड़ा कहाँ जाके, हरियाणा में, नहीं यहीं लड़ेंगे। तो इंडिया में बहुत सारे बैटल पानीपत में हुए हैं। 3 बैटल हुए हैं पानीपत में। पहला तो आप लोगों को दिखता है कि बाबर ने हराया किसको, लोदी को। तो बाबर भाई साहब ने लोदी लोगों को हरा दिया और बोला मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। बाबर के बारे में बोला जाता है ये काफी ज्यादा छुपर रुस्तम आदमी था। देखो वैसे जो सेना ज्यादा थी वो लोदी की थी, लेकिन बाबर बड़ा चालाक था। बाबर हमेशा अपनी सेना को छोटी करके दिखाता था। जैसे आप लोगों ने बाज देखा है, बाज, तो ऐसे ही बाबर की सेना बाज की तरह चलती थी, तो ये हमेशा छिपा के रखता था। इसके बाद तीरंदाज आदमी थे और साथ में तोपें भी थी। लोदी को ये पता ही नहीं था, और लोदी को जब तक ये पता चला, जब ये पास में आया तब जाके पता चला इसके पास बहुत बड़ी सेना है। लोदी तो खुश हो रहा था, अरे ये क्या रहेगा मुझे। बाद में जाके पता चला तीर धनुष भी है, तोपें भी हैं इस भाई साहब के पास। उसके बाद इब्राहिम लोदी की, या जो लोदी डायनेस्टी के लोग हैं, उनकी हालत खराब हो गई। लेकिन बाबर अच्छा आदमी भी था, पानीपत में इसकी कब्र भी बना दी। मुझे दिक्कत मत लो, तुम्हारे लिए कब्र बना देते हैं भाई, तुम मर गए हो कोई दिक्कत नहीं। तो बाबर ने वही पानीपत के वॉर में ही इसको मार दिया। और उसके बाद बोला जाता है बाबर ने जो इसकी बेगम थी उनको भी प्यार से रखा, बोला देखो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपके पति देव मर गए, चूड़ियाँ वुड़ियाँ तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, मैं आप लोगों को रखूँगा जल्दी तोड़िए आप लोग जो भी तोड़ना है, और उसके बाद दिक्कत ना लो, आपके बेटे को सबकी परवरिश मैं करूँगा। अब गए तो गए, अभी क्या करूँ अब मैं, ठीक है। हाँ, तो ऐसा बोला जाता है कि कहीं ना कहीं इसने किया, ठीक है। और उसके बाद जो लोदी हैं उनका एंड हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं एंड दिखाई देंगी जो हम लोग लोदीस में। अब इनका थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर कि दिल्ली सल्तनत में क्या क्या चीज़ें थी जो एडवांस लेवल पे एक तरीके से आपको दिखाई देती हैं, वो सारी चीज़ें देखो। देखो आप लोगों को पहला तो पता ही है सुल्तान कौन है। सुल्तान हेड था इन लोगों का, जो सारी किंगडम को देखता था। तो हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत, और वहाँ पे एक सुल्तान रहता था, ये सब लोग सुल्तान ही थे। बस एक भाई साहब जो पहले वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने नहीं बोला था मैं सुल्तान हूँ, बोला नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही लाख बख्श, मैं तो सब दुआ है गौरी भाई साहब की, मेरा कुछ नहीं है, सब उनकी वजह से। लेकिन इल्तुतमिश बोलेगा नहीं हम तो सुल्तान हैं। और उसके बाद एकमात्र फीमेल जो सुल्तान बनेगी उसका नाम क्या है, रजिया सुल्तान, याद रखना आप लोग। तो फीमेल जो एक तरीके से बनेगी वो है रजिया सुल्तान। नोबिलिटी, ये इसका मतलब जिनकी हम सामंत की बात कर रहे थे ना, वही लोग हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहीं ना कहीं सुल्तान के बाद लैंड ओनर थे, जमीन के मालिक थे, उनको नोबिलिटी वाला मैन या सामंतवादी लोग वो एक तरीके से कहते थे।
तो ये अलग अलग तरीके के लोग हैं जो वहां मिलते थे। और फिर मर्चेंट, मर्चेंट मतलब व्यापारी, और व्यापारी वर्ग इन लोगों के यहाँ काफी ज्यादा मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो इन लोगों के यहाँ व्यापारी वर्ग काफी ज्यादा था, क्योंकि ये लोग ट्रेड करते थे, एक तरफ तो वेस्ट एशिया से करते थे, दूसरी तरफ ईस्ट एशिया से करते थे। उन दोनों जगह इन लोगों का व्यापार काफी ठीक ठाक था। लेकिन जैसे ही फिरोज शाह तुगलक आएगा उसके बाद व्यापार में कमी आएगी। और ये देखो, ये मार्केट आपको दिख ही रहा है, यही है मर्चेंट, दिख रहे हैं आप लोगों को। तो ये लोग जो व्यापार कर रहे हैं वो सब मर्चेंट। आर्टिसियन, इन लोगों के यहाँ बहुत सारे क्राफ्टमैन, मतलब कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई सोने का काम कर रहा है, सुनार, लोहार, बढ़ई, ये आपने सुना होगा ना, वो सारे लोग इन आप लोगों को इनके यहाँ देखते हैं। और पीजेंट मतलब फार्मर। इन सारे पार्ट में एक तरीके से सोसाइटी डिवाइडेड थी। ये एक तरीके से अपर क्लास से लोअर क्लास के बीच का रोल है, ठीक है। तो अपर क्लास में क्या चीजें थी और लोअर क्लास में क्या क्या चीजें थी, हाँ बैठ जाओ पहले नीचे, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोगों को एक तरीके से दिखाई देती है। तो इनके यहाँ एक हायरार्की आप लोगों को दिखाई देती है कि भैया अपर क्लास क्या है और लोअर क्लास क्या है। वो हायरार्की आप लोगों को इस वे में दिखाई देगी, ठीक है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कौन कौन से वर्ग इनके यहाँ रहते थे, तो ये वर्ग रहते थे। क्लियर हुआ सबको? उसके बाद इनका आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट में सबसे पहले मस्जिद भारत के अंदर आने लगी, जिसमें हम लोग एक तरीके से बात करते हैं गुम्बद या टॉम की। वो सारी मस्जिद आप लोगों को, या गुम्बद या टॉम, वो भी आप लोगों को दिखाई देगा किसके टाइम, दिल्ली सल्तनत के टाइम। हम ओवरऑल बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, अब सिर्फ लोधियों की बात नहीं हो रही है, एंड कर रहे हैं इन लोगों का, मतलब इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, उसका समझ लो साहब, ठीक है। तो वो एक तरीके से हम लोग हो रहे हैं, बोलना नहीं है आप लोगों को। लिटरेचर, इन लोगों के यहाँ हमारे देश के अंदर खरोष्टी जो अरबी लोगों की लिपि है वो भी एक तरीके से आई। धीरे धीरे हमारे देश में उर्दू का भी डेवलपमेंट हुआ। और साथ में इन लोगों के एक बंदा बहुत ज़्यादा फेमस था दिल्ली सल्तनत में, अमीर खुसरू, नाम सुना है आप लोगों ने? अमीर खुसरू इनके यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस था। और अमीर खुसरू काफ़ी ज़्यादा पहेलियाँ लिखता है, काफ़ी ज़्यादा दोहें लिखता है। एक थाल मोती से भरा, सबके से रौंदा धरा, बताओ मोती उसमें से एक ना गिरा, बताओ क्या है, बताओ। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, एक मोती उससे ना गिरा, बताओ क्या है। ये पहेली है, बताओ क्या है फिर ये? अरे बादल आसमान उसी की बात कर रहे हैं कि वो देखो उसमें सारे में होते हैं ना, स्टार भी होते हैं, तो मोती भी है लेकिन गिरता भी नहीं है, और सबके सिर ऊपर है और उल्टा भी है। तो वो सारी चीज़ें आपको किस में मिलेंगी, अमीर खुसरू। तो याद रखना अमीर खुसरू भाई साहब काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये काफ़ी ज़्यादा बुक लिखेंगे। नू सिपहियर इनकी एक फेमस बुक है, नू सिपहियर। इसमें ये इंडिया के नेचर के बारे में या ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे, इंडिया के यहाँ कैसी चीज़ें होती हैं। और ये भी जो निजामुद्दीन औलिया है ना, उनके एक शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया आपको याद होंगे, जिनका किसी के साथ लड़ाई हुई थी, याद है किसके साथ हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक, याद है? मोहम्मद बिन नौज ने जब जला दिया था उसको, तो गयासुद्दीन तुगलक के साथ उसका थोड़ा सा वो हो गया था। म्यूजिक, इन लोगों के नस नस में म्यूजिक भरा ही था। सूफी संत थे ही, तेरे बिना इश्क सोफियाना, इश्क सोफियाना, वो इन लोगों के यहाँ मिलता ही है। दमादम मस्त कलंदर, है ना, वो सारी चीज़ें आप लोगों को म्यूजिक में। आर्ट, इन लोगों ने एक तरीके से चार बाग शैली और कैलीग्राफी, कैलीग्राफी समझते हो? कैलीग्राफी नहीं समझते हो? अरे मतलब डिज़ाइन वे में अगर आप लोग वर्ड को लिखने लग जाओ, ठीक है, अगर आप लोग वर्ड को डिज़ाइन वे में एक लिखने लग जाओ। और एक हम लोगों, मैंने आप लोगों को एक स्टाइल बताई थी, पित्रादुरा, याद है आप लोगों को? पित्रादुरा, इसमें क्या होता है, जो कीमती पत्थर हैं उनको एक तरीके से यूज करते हैं जड़ने के लिए। कीमती पत्थर हो सकते हैं, सोना चांदी हो सकता है, उन सब का यूज करते हैं मस्जिद के अंदर, ठीक है। ताजमहल में आप लोग जाओगे वहाँ पे दिखेगा, वो अलग बात है, सोना चांदी सबने निकाल दिया, लेकिन पित्रादुरा स्टाइल यूज की जाती थी। उसके लिए दिल्ली सल्तनत काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, समझ आया? ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये क्या है? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद सुना है आप लोगों ने? जामा का मतलब होता है जमा होना, मतलब जहाँ पे जनता जमा होती है उसी को कहते हैं जामा, ठीक है। जैसे आप लोग सुनते हैं ना, जाम लग गया है, ट्रैफिक, उसी से जामा है।
अगला इनके यहाँ ट्रेडर, तो ये ट्रेड दोनों तरीके से करते थे, लैंड रूट से भी और वाटर से भी। लैंड से आपको दिख ही रहा है, देखो ऊंट पे सब लोग आ रहे हैं सामान लेके, ऐसे लग रहा है सब लोग गोल्ड के बने हुए हैं, है ना। तो ये सामान लेके इस तरीके से आते थे, मतलब लैंड और साथ में सी, ये वाला पोर्ट आप लोगों को दिख ही रहा है। तो दोनों रूट का यूज़ इन लोग क्या करते थे। ट्रेड शुरुआती फेज़ में काफ़ी अच्छा डेवलप था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी, इंडिया से ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती थी, हम लोग गोल्ड सिल्वर ये सारी चीज़ें इम्पोर्ट करते थे, क्योंकि हमारे लिए हम लोगों के यहाँ नहीं मिलती थी। और साथ में घोड़े घोड़े भी हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं, वो भी हम लोग इम्पोर्ट करते थे। तो ट्रेड काफ़ी ज़्यादा फला फूला इनके टाइम। सबसे लास्ट कंक्लूजन, इन लोगों ने अच्छा रोल प्ले किया। अगर दिल्ली सल्तनत नहीं होती तो मुगल पीरियड नहीं डेवलप होता। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विजयनगर एम्पायर। मुगल काल पे जाने से पहले हम लोग विजयनगर वालों से मिलने जाएंगे और आप लोग मिलोगे हरिहर बुक का। और ये लोग कब स्टैब्लिश हुए? 1336। ठीक है। हरिहर और बुक्का एक तरीके से काम करते थे दिल्ली सल्तनत के यहाँ, तुगलकों के यहाँ। फिर एक दिन साउथ इंडिया गए और इनके गुरुजी मिल गए माधव राव, बोले क्या कर रहे हो? अरे आनंद आ रहे हैं, ऑफिसर बन गए। यही आनंद आएंगे? तुम राजा बनने के लिए पैदा हुए और किसी के गुलाम बन के घूम रहे हो। इन लोगों को चोट लग गई, क्या कह रहे हो गुरुजी? बोले हाँ हम भी देखे तुम्हारा पत्र। फिर उसके बाद ये गुरुजी की बात सीरियस मान ली है, फिर उसके बाद कंट्रोल कर लिया इधर। तो हम लोग कल देखेंगे कैसे ये लोग कंट्रोल करेंगे। आज का एपिसोड यहीं तक था। अब आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, पूछना।